आज के क्लास का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशोज। ये आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक जो है 12th क्लास के अंदर, उसमें पूछा जाता है कि आप अकाउंटिंग रेशोज कैलकुलेट करके बताइए। मीन्स अगर एक बिजनेस चलता है तो उस बिजनेस की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि वो बिजनेस अच्छे से चल रहा है, या उसकी पोजीशन को देखी जाती है कि उसकी पोजीशन अच्छी है या नहीं है। आप उस बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन कौन सी रेशोज को चेक करना पड़ता है, तो उन्हीं को मेजर करने के लिए चैप्टर दे रखा है। इस चैप्टर का अगर हम बेसिक समझे तो सिर्फ यही होता है कि अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो या कोई बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस और अपनी पोजीशन को चेक करना चाहती है तो वो इन स्टैंडर्ड रेशोज के हिसाब से मैच कर सकती है। ये रेशोज इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर कैसे उसकी परफॉर्मेंस है या कैसी उसकी पोजीशन है। परफॉर्मेंस मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात कर रहा हूँ, और पोजीशन मतलब बैलेंस शीट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। यानी एक बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, उन सभी चीजों को देखा जाता है। ठीक है, और उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप की रेशियोज को कैलकुलेट किए जाते हैं। बेसिकली रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले टाइप्स ऑफ रेशियोज पता होने चाहिए। इसमें आपके पास जो रेशियोज के टाइप होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। अगर आप एक बिजनेस की एक साल की कोई सॉल्वेंसी चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको चेक करनी पड़ती है लिक्विडिटी रेशियो। एक साल की बिजनेस की सॉल्वेंसी चेक करने की बात करते हैं। अगर बिजनेस के लंबे टाइम की सॉल्वेंसी चेक करनी है तो उसके लिए सॉल्वेंसी रेशियो या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के नाम से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तीसरा, अगर आप बिजनेस के अंदर एक्टिविटी देखते हो, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैसे वो बिजनेस को ऑपरेट करती है अच्छी तरीके से या नहीं, तो उसके लिए आप देखते हो उसकी एक्टिविटी रेशियो, जिसको आप टर्नओवर रेशियो भी बोलते हो। एंड तीसरा, आप बिजनेस के प्रॉफिट्स वगैरह को देखते हो, उसके लिए आपके पास होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हमारे पास 4 तरह की रेशियोज है, हमें चारों तरह की रेशियोज के बारे में डिस्कस करना है। इनको निकालने के फॉर्मूले दे रखे हैं, वैल्यूज कैसे निकलती है वो सारी बात डिस्कस करेंगे शॉर्ट में थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले बात करें लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली हमारे पास 2 तरह की होती है, जो 1 साल की सॉल्वेंसी को कैलकुलेट करने की बात करती है। अगर आप पूरे 1 साल की बात करते हो तो उसके लिए करंट रेशियो यूज होती है। अगर आप और भी छोटे पीरियड की बात करते हो तो उसके लिए क्विक रेशियो की बात होती है। अगर आप बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हो तो इसमें आपके पास 5 तरह की रेशियोज को चेक किया जाता है। पहली रेशियो आपके पास होती है डेट इक्विटी रेशियो। दूसरी रेशियो होती है आपके पास टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तीसरी रेशियो आपके पास होती है प्रोप्राइटरी रेशियो। चौथी रेशियो आपके पास होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड पांचवी रेशियो आपके पास होती है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो पांच तरह से कैलकुलेट होती है। 5 तरह की सॉल्वेंसी रेशियो होती है जो हमारे सिलेबस में दे रखी है, जिसमें से हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है जिसका दूसरा नाम प्रोप्राइटर्स फंड टू टोटल एसेट्स भी होता है। अगला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है जिसमें आपके पास इंटरेस्ट के रिलेटेड कवरेज की बात करी गई है, और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 5 तरह की रेशियोज होती हैं यहाँ पे चेक करने के लिए। एक्टिविटी रेशियो की बात करें तो ये हमारे पास सिलेबस में 6 तरह के रेशियोज हैं। पहली रेशियो हमारे पास होती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरी रेशियो हमारे पास होती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरी रेशियो होती है हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। चौथी रेशियो होती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पांचवी रेशियो होती है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो।
और लास्ट रेशियो हमारे पास होती है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो हमारे पास टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो 6 तरह से कैलकुलेट होती है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिर लास्ट रेशियो हमारे पास होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये बेसिकली हमारे पास 5 तरह की होती है। पहली होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरी होती है ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरी होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथी होती है नेट प्रॉफिट रेशियो, और पांचवी आपके पास होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, या फिर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो बोल सकते हो। जितनी भी रेशियोज आपके पास हैं सिलेबस के अंदर, पहले उनके नाम और उनके टाइप बताइए। 4 तरह की मेजर रेशियो होती हैं, उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग बेसिस पे। जिसको जैसी रेशियो कैलकुलेट करनी हो वैसे वो कैलकुलेट कर सकता है। वो अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि आप कैसे चेक कर रहे हो। अगर कहीं पे आप 1 साल की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो पूरी, तो करंट रेशियो चेक करनी पड़ेगी। अगर आप 2, 4, 10 दिन की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हो सॉल्वेंसी को, तो उसके लिए क्विक रेशियो होगी। इसके अलावा अगर आप 1 साल से ज्यादा की सॉल्वेंसी चेक करना चाहते हो तो उसके लिए सॉल्वेंसी रेशियो होती है। उसमें डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, वो डिपेंड करता है निकालने वाला कौन है, उसके पर्सपेक्टिव से रेशियोज निकलती है। एक्टिविटीज रेशियोज अगर निकाली जाएंगी तो आपके पास 6 तरह की होती है। इसमें आपके पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, क्योंकि बिजनेस में इन्वेंटरी को टर्न करने की बात होती है, यानी वो ओपनिंग स्टॉक को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर से आप कितनी बार पैसा ले लेते हो, कितनी बार उधार उनको बेचते हो। ट्रेड पेबल में आप जिनसे उधार ले रहे हो उनको कितनी बार पैसा देते हो। वर्किंग कैपिटल के अंदर आप अपने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है उससे कितना टर्नओवर कर लेते हो, सेल जनरेट कर लेते हो। ऐसे फिक्स्ड एसेट से कितनी सेल जनरेट कर लेते हो, नेट एसेट से कितनी सेल जनरेट कर लेते हो। ये टर्नओवर रेशियो है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में 5 तरह के रेशियो होते हैं। इसमें 5 रेशियोज तो प्रॉफिट को इंडिकेट कर 4 रेशियोज तो प्रॉफिट को इंडिकेट करती हैं और एक रेशियो आपके लॉस या कॉस्ट को इंडिकेट करती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रेशियो है ये नॉर्मली प्रॉफिट से रिलेटेड है। बाकी जो ऑपरेटिंग रेशियो है कॉस्ट से रिलेटेड है, तो इसका नाम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी होता है। आपकी मर्जी आप किसको कैसे निकालते हो, सभी के फॉर्मूले निकालने का तरीका भी बता रहा हूँ, इसी के साथ लिख रहा हूँ। तो जहां पर आपके पास नॉर्मल रेशियोज की बात करें, जैसे लिक्विडिटी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो होती है, ये प्योर परसेंट रेशियोज होती है जो परसेंटेज में लिखी जाती है। सॉरी, ये प्योर रेशियोज होती है जिनको आप रेशियोज में लिखते हो, यानी इनका A:B इस तरह से रेशियो लिखी जाती है। लेकिन जो एक्टिविटीज रेशियो होती है इनका जो आंसर होता है वो हमेशा किस में निकलता है, टाइम्स में निकलता है। इसमें जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होती है इसका भी आंसर बेसिकली किस में निकलता है, टाइम्स में निकलता है। बाकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती है हमेशा किस में निकलती है, परसेंटेज में निकलती है। तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूले के हिसाब से इनकी वैल्यू निकालने की बात करते हैं। सबसे पहले लिक्विड रेशियो में करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालने के लिए सभी बच्चों को फॉर्मूला याद ही होता है। करंट एसेट्स को डिवाइड कर देंगे किससे, करंट लायबिलिटीज से। बाकी ये कैसे निकालते हैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। क्विक रेशियो अगर आप निकालते हो तो ऊपर आपको न्यूमरेटर में चाहिए क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ये आपके पास 2 तरह की रेशियोज कंप्लीट होती हैं। कौन सी, लिक्विडिटी रेशियो के 2 पार्ट। करंट रेशियो निकलती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशियो निकलती है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। बाकी सॉल्वेंसी रेशियो जो 5 तरह की इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो कहती है कि आपके पास डेट अपॉन में इक्विटी का यूज किया जाता है, जहां पर डेट नॉन करंट लायबिलिटीज को इंडिकेट करता है और इक्विटी शेयर होल्डर फंड को इंडिकेट करता है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में नाम ही सजेस्ट कर रहा है, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, टोटल एसेट्स रहेंगी और डिनोमिनेटर में क्या रहेंगे, डेट। डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज की बात होगी, जिसको लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी रेशियो प्रॉपर्टाइजर्स फंड की बात करते हैं, इसमें आप शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं, उसको डिवाइड कर दोगे किससे, टोटल एसेट से। कई लोग इसे परसेंटेज में भी निकालते हैं, तो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100 भी कर देते हैं कई लोग। तो आपकी मर्जी आप कैसे निकालना चाहते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। प्योर रेशियो की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं इसे, या आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट कवर रेशियो किसकी बात करते हैं कि इंटरेस्ट को कवर करना, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स न्यूमरेटर में चाहिए, अपॉन में इंटरेस्ट। ये बताती है कि आपकी कितनी एफिशिएंसी है कि आप टाइम पर इंटरेस्ट वगैरह पे कर सकते हो नहीं पे कर सकते, या इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में आप कितनी इनकम जनरेट करते हो। इसका जो आंसर आता है बेसिकली वो टाइम्स में आता है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो नाम ही सजेस्ट करे, न्यूमरेटर में आपका डेट रहेगा और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा। डेट का मतलब भाई नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा। वो निकालने का तरीका भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये आपके पास रेशियोज थी सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी में 5 तरह के रेशियोज होती है, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या रिलेशन होता है वो बता रहे हैं। वैसे कोई फॉर्मूले नहीं है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है। डेट इक्विटी में डेट अपॉन में इक्विटी है, टोटल एसेट्स टू डेट में टोटल एसेट्स अपॉन में डेट है। प्रोप्राइटरी रेशियो का दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट्स रेशियो, तो शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। या फिर पर्सन में निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटरेस्ट का रेशियो में इंटरेस्ट को कवर करना है, किसी भी चीज को कवर करना होता है उसे नीचे रखते हैं, तो नीचे इंटरेस्ट को रखा गया। और इंटरेस्ट किससे कवर होती है, तो प्रॉफिट कमाते हो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो न्यूमरेटर में डेट रहेगा, टू अपॉन में क्या रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा। तो नाम से ही आप रेशियोज का फॉर्मूला लिख सकते हो। बाकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताती है कि आप अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो तो उसकी कितनी कॉस्ट खर्च होती है, तो न्यूमरेटर में रहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इन्वेंट्री आपके पास साल की शुरुआत और एंड की दोनों की होती है, तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, हमेशा एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि आपका जो आंसर है वो सबका सेम है। यूनिफॉर्म आंसर आने के लिए आप क्या करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री का यूज करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल डेटर को बोलते हैं। और डेटर कैसे बनते हैं, जब आप उधार में माल बेचते हो तो ऊपर रहता है नेट क्रेडिट सेल्स। कई लोग इसे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि उधार की बात हो रही है, सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है। अपॉन में डेटर भी दो तरह के हो सकते हैं, ओपनिंग के क्लोजिंग के, तो एवरेज चाहिए होते हैं, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कैसे बनते हैं, जब आप उधार में माल परचेज करते होगे तो ऊपर आएगा नेट क्रेडिट परचेज, अपॉन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही हो सकते हैं, तो इसमें भी क्या चाहिए होंगे आपको, एवरेज ट्रेड पेबल चाहिए होंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बता रहे कि आप कितना माल बेच देते हो अपनी वर्किंग कैपिटल से, तो न्यूमरेटर में नेट सेल्स रहता है प्रायोरिटी। अगर आपको नेट सेल्स किसी तरह से नहीं निकाल सकते तो सीओजीएस का यूज कर लें, अपॉन में डिवाइड कर दोगे किससे, वर्किंग कैपिटल से। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो की बात करें तो आपके पास ये कहता है कि फिक्स एसेट से आपने कितना माल सोल्ड कर दिया, तो न्यूमरेटर में क्या रहता है, नेट सेल्स या सीओजीएस अपॉन में किससे डिवाइड कर देंगे, नेट सेल्स, सॉरी नेट फिक्स एसेट्स है ना टर्नओवर, तो फिक्स एसेट्स। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, तो उसमें आपके पास क्या चाहिए होगी, नेट सेल्स। अगर नेट सेल्स किसी तरह से नहीं निकल सकते सीओजीएस यूज कर लेना, अपॉन में नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, तो उसका यूज होता है। इन सबके आंसर टाइम्स में आते हैं, सबका रिलेशन होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब इन्वेंट्री को आप कन्वर्ट कर रहे हो, टर्न कर रहे हो, तो उसके लिए आपका खर्चा होता होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपॉन में जो टर्नओवर रेशियो उसका अपॉन में लिखा है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी ट्रेड रिसीवेबल डेटर को बोलते हैं। डेटर कैसे बनते हैं, उधार में सेल करने से, तो न्यूमरेटर में तो वही आ गया क्या बनते हैं, और अपॉन में एवरेज आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल का। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की बात हो रही है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप उधार में माल खरीदते हो जिनको क्रेडिटर बोलते हैं। अब क्रेडिटर कैसे बनते हैं, उधार में खरीदने से, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में ट्रेड पेबल का भी क्या यूज किया जाएगा, एवरेज। ध्यान रखना जो भी टर्नओवर रेशियो होती है उसका नाम बेस में आता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात करें तो नेट सेल्स न्यूमरेटर में रहेगा, क्योंकि सेल करते हैं क्योंकि बिजनेस में, तो नेट सेल ऊपर है, अपॉन में वर्किंग कैपिटल। इन केस क्वेश्चन में नेट सेल्स नहीं निकल सकता, सीओजीएस का यूज कर लेना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए सेम वही, ऊपर नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जरूरत पड़ेगी, और नीचे क्या रहेगी, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का दूसरा नाम भाई नॉन करेंट एसेट जिसे आप बोलते हो। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ऊपर नेट सेल्स रहेगी, अपॉन में जो भी आपके पास नेट एसेट्स है, इससे आपके पास क्या निकल आएगी, जितनी भी टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियो। लास्ट हमारे पास होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिनके आंसर परसेंटेज में निकलते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो न्यूमरेटर में क्या रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये बेस्ड होता है सेल पर ही, तो इनटू सेल्स अपॉन में सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपको चाहिए होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात की जाए तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। लास्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है, आपको न्यूमरेटर में चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के 4 रेशियोज को देखो तो उनका बेस सेल रहता है हमेशा अपॉन में सेल से, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी सेल पर बेस्ड होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी सेल्स पर बेस्ड होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेल्स पर बेस्ड होता है, नेट प्रॉफिट भी सेल्स पर। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नाम ही बता रखे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न निकालनी है या कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न निकालनी है, तो रिटर्न को पीबीआईटी बोलते हैं यहाँ पे अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये आपके पास रेशियोज के फॉर्मूले हैं कि किस से कौन सा फॉर्मूला डराइव होता है। पहले फॉर्मूला पता चले कि जो रेशियो निकलवा रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है। अब ये कैसे निकलते हैं उन सभी के अलग से फॉर्मूले दे रखे होते हैं, वो कैसे निकालने वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ती है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की बात करें तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है तो उसमें से नॉन करंट एसेट्स को क्या कर दोगे, माइनस। वो आप हमारे पास बहुत तरीके होते हैं जिससे आप किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। तो टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को माइनस करोगे, करंट निकल आएगा। या फिर आपको करंट एसेट्स के अंदर नाम दे रखे होते हैं हेड और सब हेड के हिसाब से, तो जो सब हेड्स होते हैं उनको ऐड कर दोगे। जैसे सबसे पहला सब हेड जो हमारे पास दे रखा होता है वो होता है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट, तो पहले करंट इन्वेस्टमेंट लिख लो। दूसरा आपके पास जो नाम होता है वो होता है इन्वेंट्री, वो प्लस कर लो। इन्वेंट्रीज में सारी इन्वेंट्रीज आती है, दो इन्वेंट्रीज को छोड़ दोगे, एक तो लूज टूल्स नहीं आता और स्पेयर पार्ट्स नहीं आते, इनको हम लोग मानते नहीं है इन्वेंट्री का पार्ट, तो इन्वेंट्री के टाइम पर इनको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा। प्लस आपके पास अगला नाम आता है इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद आपके पास नाम आता है 4th नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आपके पास नाम आता है शॉर्ट टर्म के लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट आपके पास जो नाम आता है वो हमारे पास रहते हैं अदर करंट एसेट्स। इन 6 एसेट्स को जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल आएगी, करंट एसेट्स निकल आएगी। या कई बार इसके जनरल नाम दे रखे होते हैं करंट एसेट, मतलब जिनको एक साल में आप चेंज कर सकते हो या एक साल में बदल जाती है या एक साल में बेच देते हैं, उनको बोला जाता है। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, कैश का नाम आता है, बैंक का नाम आता है, इसके बाद स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारे नाम आपके पास करंट एसेट्स के अंदर शामिल हैं। दूसरा आपके पास नाम आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन में अलग अलग तरीके होते हैं। अगर मान लो आपको टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखी है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड दे रखी है जिसको आप टोटल एसेट्स के इक्वल भी बोल सकते हो, उसमें से शेयर होल्डर फंड को हटा दो और नॉन करंट लायबिलिटीज को हटा दो, एक तरीका। अगर क्वेश्चन में आपके पास करंट लायबिलिटीज के लिए निकालने के लिए टोटल डेट पता हो, टोटल डेट मतलब टोटल लायबिलिटीज, सिर्फ लायबिलिटी वाला पोर्शन, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटीज को क्या कर दो, माइनस। नॉन करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म डेट, इनको माइनस कर दो। तीसरा, अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं दे रखा तो नाम याद कर लो जो आपके एक साल के अंदर पे करने होते हैं। जैसे आपके पास क्रेडिटर्स होते हैं,
बिल्स पेबल होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडवांस इनकम होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स होते हैं, प्रपोज डिविडेंड होते हैं, अनक्लेम डिविडेंड होते हैं। ये 8 नाम इसमें यूज किए जाते हैं जब आप क्या निकालते हो, करेंट लायबिलिटीज निकालते हो। तो तरीके अलग है, क्वेश्चन में डिपेंड करता है डेटा कौन सा दे रखा है, जो डेटा दे रखा है उसके यूज करके आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इनको निकालने का एक और तरीका होता है, जब आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है तो आपके पास क्या निकलती है, वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपके पास करंट एसेट्स निकालनी है तो वर्किंग कैपिटल भी गिवन है और करंट लायबिलिटीज, तो दोनों को जोड़ दोगे। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, साथ में करंट एसेट्स दे रखी है, तो करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आपके पास क्या बनती है, वर्किंग कैपिटल। फोर्थ, क्विक एसेट्स की बात हो रही है। क्विक एसेट्स में सारी करंट एसेट्स आती है, यानी इसमें सभी करंट एसेट्स को यूज किया जाता है। बस 2 करंट एसेट्स को हटा देते हैं, एक स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंस। इनको छोड़कर बाकी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो आपके पास कौन सी निकलती है, क्विक एसेट्स। इसके अलावा अगर आपके पास करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को माइनस करते हैं तो बेसिकली बोला जाता है क्या निकलता है, आपके पास स्टॉक निकलता है। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स करेंगे तो बेसिकली क्या निकलता है, स्टॉक निकलता है। ये आपके पास लिक्विडिटी रेशियो में जो नाम यूज होते हैं, फॉर्मूले यूज होते हैं, उनमें यूज करोगे। नेक्स्ट आपके पास जो नाम होता है वो होता है डेट। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज कैसे निकलती है, तो आपके पास अगर क्वेश्चन में ये नाम दे रखे हैं तो सीधा इनको प्लस कर दो। एक तो डिवेंचर्स होते हैं, दूसरा आपके पास बैंक लोन, तीसरा आपके पास पब्लिक डिपॉजिट्स। इन नाम को बेसिकली जोड़ दोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, डेट का पोर्शन निकल आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज निकल आएगी। वरना आपके पास अगर क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन है तो उसमें से आप माइनस कर देना। अगर टोटल डेट गिवन है तो उसमें से आप माइनस कर दोगे किसे, करंट लायबिलिटीज को, क्योंकि टोटल में करंट और नॉन करंट दोनों ऐड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप शेयर होल्डर फंड को माइनस कर देना, तब भी आपके पास क्या निकल आएगा, डेट निकल आएगा। 7th, इक्विटी की बात होती है। इक्विटी कुछ और नहीं होता, शेयर होल्डर फंड को ही बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता, तो बेसिकली उसके नाम होते हैं, उसमें शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं और शेयर वारंट्स आते हैं, इनको प्लस कर लेना। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड बताओगी, उसमें से माइनस कर देना नॉन करंट लायबिलिटीज को। या फिर अगर क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स पता है तो उसमें से टोटल डेट को माइनस कर देना, तब भी आपके पास क्या निकल आएगा, शेयर होल्डर फंड। तो निकालने का तरीका आपका, आप किस तरीके से निकालते हो, फॉर्मूले में जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उनसे आप अपनी वैल्यूज निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। एक, हमें ये पता है कि जो शेयर होल्डर फंड होते हैं और जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, अगर इनको जोड़ दें तो इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो इस बेसिस पर वो पीछे फॉर्मूले बने थे जो हमने भी डिस्कस किए। इसके अलावा जो आपके पास करंट लायबिलिटीज होती है और नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, इनको जोड़ेंगे तो क्या निकलता है, टोटल डेट निकलता है। ठीक है, तो उनके बेसिस पर आप चीजें अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास रहता है टोटल एसेट्स का। टोटल एसेट्स का मतलब होता है
टोटल एसेट्स आपको पता ही है, बैलेंस शीट की नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स का जोड़ दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये इक्वल होता है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो जो नाम आते हैं वो लिख दो, जैसे शेयर होल्डर फंड आता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज आती है और करेंट लायबिलिटीज। इन दोनों को जोड़ के आप बोल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें आप प्लस कर दोगे किसे, करंट लायबिलिटीज को। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो तो शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट जोड़ देना, तब भी आपके पास क्या निकल आएगा, टोटल एसेट्स निकल आएगा। नेक्स्ट, जो आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले के हिसाब से, वो आएगा आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपको पहले क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और टैक्स का अमाउंट गिवन है, तो टैक्स का अमाउंट इसमें प्लस कर लेना था, जिससे बिफोर बन जाएगा, प्लस इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर देना। इन दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, प्लस उसमें क्या जोड़ दो, इंटरेस्ट। बट अगर क्वेश्चन में टैक्स का अमाउंट ना देके टैक्स का रेट दे रखा, तो पीबीटी निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इसमें प्लस कर देंगे किसे, इंटरेस्ट को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दोगे 1 माइनस टैक्स रेट से, प्लस इंटरेस्ट कर दोगे, तब भी आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो इंटरेस्ट बेसिकली जो डिवेंचर्स अमाउंट होती है इनटू रेट बाय 100 कर दोगे। ऐसे बैंक लोन हो सकता है, इनटू रेट बाय 100 कर दोगे। अगर टाइम वगैरह भी करेगा तो वो भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं, वो भी आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह पे लिया होगा, तो रेट अपॉन में 100 करके जो भी टोटल अमाउंट बनेगा उस इंटरेस्ट का संख्या है, वो इंटरेस्ट यूज किया जाता है पीबीआईटी निकालने के लिए। 13th, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कई लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या चाहिए, सबसे पहले नेट सेल्स चाहिए। नेट सेल्स को आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो। इसमें से माइनस कर दोगे ग्रॉस प्रॉफिट को। अगर आपके पास सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो आप एक दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें परचेजेस जोड़ो, परचेजेस नेट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए रिटर्न है तो उसको एडजस्ट कर दोगे, प्लस इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते थे, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, ठीक है, माल को बनाने के लाने के वो खर्चे, और इसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक को, तब भी आपके पास क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स, जिसको कई लोग नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो निकालने के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन में नेट सेल्स गिवन है, जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, उसमें से कैश सेल्स, जिसको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, क्या कर दोगे, माइनस। नेट निकालने के लिए क्वेश्चन में अगर टोटल पता है, टोटल सेल्स, तो उसमें से पहले सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना। ये आपका नेट क्रेडिट सेल्स निकालने का तरीका है। आगे चल सकते हैं फॉर्मूले के सीक्वेंस में, किससे क्या निकल सकता है। ये जितना इजीली क्लियर होगा, 2-4 क्वेश्चन सभी के ट्राई करोगे तो अपने आप ही रिटेन हो जाएगा। लास्ट नंबर हमने कौन सा डाला, चलिए नेक्स्ट नंबर जो भी है इसके बाद अगले रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब अगला फॉर्मूला बना रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट, मतलब नेट निकालने के बाद आपके पास नेट क्रेडिट परचेज की बात आती है। नेट क्रेडिट परचेज भी सेम निकलता है। अगर आपके पास नेट परचेजेस गिवन है
तो उसमें से कैश परचेजेस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। नेट परचेज वही टोटल परचेज गिवन है क्वेश्चन में अगर, तो उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस कर देना। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड होता है, तो नाम थोड़ा ध्यान रखना। नेट क्रेडिट परचेज के बाद अगली हमारे को जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है वर्किंग कैपिटल की। वो पीछे भी बता दिया था वैसे मैंने। वर्किंग कैपिटल होता है रिलेशन करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। नेक्स्ट होती है नेट एसेट्स, इसका दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड होता है और इसको निकालने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। इसको निकालते टाइम पर आप क्या कर सकते हो, शेयर होल्डर फंड में प्लस कर देना नॉन करेंट लायबिलिटीज, या फिर क्वेश्चन में अगर टोटल एसेट्स गिवन है तो उसमें से माइनस कर दोगे करंट लायबिलिटीज को। टोटल एसेट्स कैसे निकलती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। इन दोनों को सॉल्व करके आप बोल सकते हो नॉन करंट एसेट्स में किसे जोड़ देंगे, वर्किंग कैपिटल को, तब भी आपके पास क्या निकलेगी, नेट एसेट्स। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का दूसरा नाम नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स कैसे निकलती है, टोटल एसेट्स होंगी उसमें से करंट एसेट्स को क्या कर दोगे, माइनस। या फिर नॉन करंट एसेट्स के अंदर नाम होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर, सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, प्लस लॉन्ग टर्म के लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, और लास्ट अदर नॉन करंट एसेट्स। वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी होती है बट वो सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं लिखा। इसके बाद आपको चाहिए होता है एवरेज। जब भी किसी चीज का एवरेज निकालना है, जैसे एवरेज इन्वेंटरी लिखा हुआ था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो सबसे पहले आप ओपनिंग लोगे जो भी बैलेंस है, प्लस क्लोजिंग वाला बैलेंस लोगे जो भी नाम है, डिवाइडेड बाय 2। जैसे एवरेज इन्वेंटरी निकाला तो ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ट्रेड पेबल निकालना है तो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज में आपके पास ट्रेड रिसीवेबल निकालना तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें शामिल होती हैं, एक आपके पास डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, तो अगर आपके पास ये तरीके तो इनको जोड़ के पहले ट्रेड रिसीवेबल निकालोगे फिर एवरेज निकाल सकते हो। ये आपके पास टर्नओवर रेशियोज के अंदर जो जो रेशियोज के नाम आ रहे थे उससे क्या निकलेगा वो निकाल रखे हैं, उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सारे निकाल दिए। अगली रेशियो हमारे पास निकलती है ग्रॉस प्रॉफिट के रिगार्डिंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, जो भी नेट सेल्स है जिसको आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हो उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करोगे जिसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है तो आपके पास जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस